हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल MSL स्टेट रैंक का। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट यानी कि विकास चैप्टर के 15 सबसे महत्वपूर्ण PYQs MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर के विकास के होंगे। तो आज के इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास को आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वही आज हम 15 MCQ को, वे MCQ जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक की अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो वो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। क्या है? निम्न को प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसका लॉजिक समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्रक किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कृषि क्षेत्रक को कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्रक। कृषि क्षेत्रक को ही प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों से पूछा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब सवाल आता है कि जीडीपी है क्या चीज, जीडीपी का अर्थ क्या होता है। तो जीडीपी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जी और डी और पी, इसका अर्थ समझो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका अर्थ जो है वो पूछ लिया जाता है। जी का मतलब हुआ ग्रॉस और डी का मतलब हुआ डेमोस्टिक। इसका जो इंग्लिश होता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके सभी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से ग्रॉस का मतलब हुआ कि सकल, और डोमेस्टिक का मतलब हुआ कि घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब हुआ उत्पाद। तो जीडीपी का सही अर्थ निकलता है सकल घरेलू उत्पाद। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि आपको इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिंदी में आप मतलब निकालने चलोगे तो उसका मतलब जो है सकल घरेलू उत्पाद। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर होता क्या है? साक्षरता दर बेटा वो होता है जो कि साक्षरता दर, जैसे आपके घर में अगर पूछा जाए कि आपके घर में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है, तो साक्षरता दर उन्हीं की होगी सबसे ज्यादा जो अधिक पढ़े लिखे होंगे। मतलब कि जो लोग अधिक शिक्षित होंगे उन्हीं लोगों को कहा जाता है साक्षर व्यक्ति। तो साक्षरता दर का मतलब हुआ कि जो लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं? तो ऐसी बात किया जाए तो वो है भारत का राज्य केरल। बेटा केरल में क्या होता है कि हर एक बच्चा जो होता है
वो छोटे से ही स्कूल जाने लगता है और वही बच्चा अधिकतर पढ़ाई करता है, 12th के बाद भी ग्रेजुएशन करता है, वो अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। मतलब कि वहाँ पर केरल में क्या होता है कि साक्षरता दर सबसे अधिक होती है और ये सभी साक्षरता दर जो होता है वो स्टूडेंट की होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। मानव विकास सूचकांक से बेटा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मानव विकास सूचकांक एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में हर वर्ष क्वेश्चन बनता है। तो समझो, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे ज्यादा है। तो मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा जो है वो भारत का राज्य जो है बेटा केरल है, क्योंकि केरल जो है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ये चीज आपने अभी डिस्कस की कि जो केरल है उसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर बात किया जाए कि मानव विकास सूचकांक किस देश का सर्वाधिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक किस देश का सर्वाधिक है, तो वो है बेटा श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका जो है वो मानव विकास सूचकांक के मामले में यहाँ तक कि भारत से भी ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो भारत से अधिक प्रोग्रेस करने वाला देश है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से श्रीलंका, तो एक बार पुनः आप इस क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। केरल जो है मानव विकास सूचकांक वाला सर्वाधिक राज्य है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि मानव विकास सूचकांक वाला देश की, तो श्रीलंका। आई होप कि आपको ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, ये बेटा जितने भी हमने क्वेश्चन ले लिए हैं वे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले कई वर्षों से पूछे गए, ये आपके मॉडल पेपर से उठाए गए हैं जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करेंगे। जितने भी तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ समझाऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो बेटा भारत के कौन से राज्य, तो आप ये समझिए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है। तो उसकी बात किया जाए तो भारत के सबसे गरीब राज्य की बात किया जाए तो वो है बेटा बिहार, क्योंकि बिहार जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और बिहार में जनसंख्या अधिक होने के कारण वो देश उन्नति को नहीं प्राप्त कर रहा है। इसलिए भारत का सबसे गरीब राज्य की बात किया जाए तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है, जो कि आज भी गरीब है और पिछले वर्षों में भी गरीब था। और वो क्यों गरीब है, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि भारत का राज्य बिहार जो है वो गरीब है, किस कारण से बिहार गरीब है, तो उसका मानव विकास सूचकांक जो है वो लो है। इसलिए इतना डीपली में आप समझ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसको द्वारा पेश किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट की बात किया जाए तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा पेश किया जाता है मानव विकास। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक को पेश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। तो जैसा कि यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक को पेश करता है, कहाँ पर पेश किया जाता है, तो ये मुख्यालय में पेश किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर यूएनडीपी जो है वो ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूएनडीपी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते
देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर होती क्या है? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बताया था कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर की जब बात आती है भारत देश में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक जो है वो भारत के राज्य, एकमात्र राज्य केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो वो साक्षरता दर है वो भारत के राज्य केरल, और आज भी भारत का केरल राज्य जो है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य माना जाता है। तो साक्षरता दर आपने समझ लिया, साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो केरल ऐसा राज्य है भारत का जिसका साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। आइए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ये क्वेश्चन इतना लॉजिकल है, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दे लोगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या आसान है इसमें कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, भाई अगर भारत देश है, भारत देश का, इंडिया लेट सपोज उदाहरण ले लेते हैं, इंडिया देश का राष्ट्रीय आय मतलब कि इसकी देश की आय उच्च हुई तो वह देश कहलाएगा। अगर किसी देश की, बेटा समझो यहाँ पर, अगर किसी देश की आय उच्च हो गई ना तो वो देश विकसित देश कहलाएगा। जैसे कि ले लेते हैं अमेरिका की आय जो है वो, अगर राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक होती है तो अमेरिका विकसित देश कहलाएंगे। तो इस तरीके से जो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाएगा, तो वह देश विकसित देश कहलाएगा, क्योंकि विकसित देश जो है वो तभी माना जाएगा जब देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th और सभी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक की जानकारी दी जाती है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस के सपना को पूरा कर सको। तो आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कृषि क्षेत्रक को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वो, द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग को कहा जाता है। उद्योग धंधे से रिलेटेड द्वितीयक क्षेत्र जो है वो उद्योग धंधों से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के अगर बात किया जाए द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है वो उद्योग से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आइए, अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं पर अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य में, यहाँ पर समझो कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र जो है उसे ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई वर्षों से पिछले में पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ पर सेवा क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि पिछले लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के यानी कि इकोनॉमिक्स के पार्ट की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स के बेटा तीन ऐसे पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट होंगे और आपको ये 12th में जाकर पढ़ना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अर्थशास्त्र के 3 पार्ट होते हैं। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 5 वर्षों में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इससे अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था? तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपके, अगर आप अपनी बुक को एनालिसिस करके देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में एक लाइन मिलेगी, तो वही लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग से रिलेटेड, नीति आयोग क्या है? सबसे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल क्या है, तो सबसे पहले आप इसके लॉजिक को समझो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझो, यहाँ पर भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की बात किया जाए तो भारत में नीति आयोग जो है वो 2015 में शुरू हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो अगर भारत में बात किया जाए तो 2015 में शुरुआत हुई थी, और ये पीएम मोदी की शुरुआत में, पीएम मोदी के रहते हुए भी, मतलब कि प्रधानमंत्री जब मोदी थे तब इसकी स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना आपने देख लिया, और किसके रहते हुए की गई थी? तो पीएम नरेंद्र दास मोदी जी की रहते हुए में किया गया था। तो जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद, अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो कब होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 1952 ईस्वी में होता है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये, और ये पिछले कई वर्षों में पूछा भी गया है। तो समझो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो सामान्यतः किसी देश का विकास जो है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा? तो वो आधार जो है, क्या किसी देश का विकास जो है, मतलब कि डेवलपमेंट, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है विकास, तो किसी देश का विकास कब, स्तर का निर्धारण कब किया जाएगा? तो उसका प्रति व्यक्ति आय को देखकर, साक्षरता दर को देखकर, और स्वास्थ्य स्थिति को देखकर। तो इनमें से सभी जो होगा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझो, एक बार समझ लेते हो ये क्वेश्चन आपके लिए धुआं हो जाएगा। तो समझो यहाँ पर कि सामान्यतः किसी देश के विकास के स्तर के किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, मतलब कि किसी देश का विकास कितना हुआ वो किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा? तो जैसा कि किसी देश का देखा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसकी साक्षरता दर क्या है, और उसकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इस आधार पर किसी देश का विकास जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, मैंने इस क्वेश्चन का आपका इनडायरेक्टली लॉजिक समझा दिया था कि इस क्वेश्चन का आखिर लॉजिक क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने भी सपना देखा है 2026 की बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस लाने का, तो ये चैनल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, और आपको हर एक तरीके से टिप्स और ट्रिक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत एक नए जोश के साथ और एक नई आशा के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।